आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं और इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So a partial differential equation having first order partial derivatives p and q with degree higher than 1 and the products of p and q is called a non-linear partial differential equation of the first order, and the complete solution of this type of equation involves two arbitrary constants. देखिए क्या मतलब है इसका कि एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हो, यानी कि p और q हो, क्योंकि p और q क्या होते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव p और q, बट कंडीशन क्या है विथ डिग्री हायर देन 1, और इनकी डिग्री क्या होनी चाहिए एक से ज्यादा होनी चाहिए, एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ p एंड q, और साथ ही साथ p और q का प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव p हो और q हो, और p और q की जो डिग्री हो वो क्या हो हायर देन 1, यानी एक से क्या हो ज्यादा हो, और साथ ही साथ p और q का उसमें क्या हो प्रोडक्ट हो। ये इससे पहले हमने लीनियर डिस्कस किया था कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो वहां पर और इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था, वहां पर था कि पार्शियल डेरिवेटिव p और q तो हो, पार्शियल डेरिवेटिव p और q तो हो, लेकिन जो उनकी डिग्री है वो भी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, और जो p और q जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है उनका प्रोडक्ट वहां पर नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉन लीनियर में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तो हो बट उनकी डिग्री क्या हो हायर देन 1 हो, और साथ ही साथ वो दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हो। तो यहाँ से हमें ये समझना है सिर्फ कि एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव p और q हो और जिसकी डिग्री क्या हो एक से ज्यादा हो, और साथ ही साथ p और q के उसमें प्रोडक्ट भी हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल होगा। इसके बाद द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्व्स टू आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं इसका अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आता है उसमें दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, यानी ये कह सकते हैं जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ही होंगे जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पर जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक जनरल मेथड है, जिस जनरल मेथड को हम बोलते हैं चारपिट मेथड के नाम से उसे जानते हैं। लेकिन चारपिट मेथड यानी जनरल मेथड को अप्लाई करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनको हम बिना जनरल मेथड को अप्लाई किए बिना कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस क्या है, जिसमें फर्स्ट टाइप जो हमारा है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 0, यानी एक ऐसी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में हो, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए केवल और केवल p हो और q हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे केस 1, और इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत ही आसान है। कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसको हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर समझा रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो मैं यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस फॉर्म का क्वेश्चन है एफ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 0, मतलब ये है कि इसमें क्या है कि इसमें केवल p दिया है और q है, ना तो इसमें x होगा ना ही y होगा और ना ही z होगा। तो इस तरह की इक्वेशन का अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है, देखिए सबसे पहले जो भी इक्वेशन है आप उसको लिख लीजिए। तो गिवन इक्वेशन क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2। सो द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 0। तो इस तरह की जो भी इक्वेशन होंगी
उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हम हमेशा मान के चलें। लेकिन यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ही होंगे जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2, x और y। तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितने होने चाहिए, 2। बट हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर कितने हैं, 1, 2 और 3, a b और c। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, सिंपली जो भी क्वेश्चन आपको दिया है इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जहां पर p है उसके प्लेस पर a पुट करना है और जहां q है उसके प्लेस पर b पुट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको b की वैल्यू मिल जाएगी a के टर्म में। तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो p है उसके प्लेस पर a पुट करना है और जो q है उसके प्लेस पर b पुट करना है। तो उसको पुट करने के बाद अब यहाँ से अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस ए स्क्वायर। तो b की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट चाहिए, 2। तो उसके लिए अब हमें आप दे सकते हैं कि जो v की वैल्यू आई है वो a के टर्म में आ गई है। इस v की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इससे जो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो b के प्लेस पर हमारे पास वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ b है इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी। तो ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, एफ ऑफ पी क्यू के फॉर्म में, यानी कि जिसमें केवल और केवल क्या हो, पी हो और क्यू हो, तो उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना काफ़ी आसान है हमारे लिए। इसमें हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी गई है उसमें पी के प्लेस पर ए पुट करना है और क्यू के प्लेस पर वी पुट करना है। उसके बाद b की वैल्यू को फाइंड कर लेना है a के टर्म में और उस v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में ला करके पुट कर देना है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, उस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस टाइप का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सॉल्व p इक्वल्स टू e की पावर q। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है, so the given equation is p equals to e to the power q। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, ये भी इक्वेशन क्या है, p और q के फॉर्म में है। यानी यहाँ पर केवल और केवल p और q है, ना तो x है, ना ही y है और ना ही z है। तो इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन जिसमें केवल p और q दिए गए होते हैं उसको हम क्या मानते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हो जाएगा z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या बताया अभी आपको कि जहां पर p है उसके प्लेस पर क्या पुट करना है, आपको a पुट करना है और जहां पर q है उसके प्लेस पर क्या पुट करना है, b पुट करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग a इक्वल्स टू लॉग e की पावर b विद बेस a। तो यहाँ से हम देखेंगे तो लॉग a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग m टू द पावर n आइडेंटिटी से हम इसको लिख लेंगे b लॉग e बेस a। यहाँ पर ध्यान रखना है इसका जो बेस है वो क्या है, e है। तो लॉग e बेस e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो b की वैल्यू a के टर्म में कितनी आ गई, लॉग a। तो अब इस b की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इससे हमें जो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा गिवन इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो b के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, यहाँ पर लॉग a। तो यहाँ पर लॉग a पुट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस लॉग a इंटू वाई प्लस सी। तो इस तरह से अगर आपको इस फॉर्म के क्वेश्चन अगर दिए गए हैं एफ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 0 के फॉर्म की, तो आपको इस तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे केस 2 की। तो ये तो केस 1 था। केस 2 में क्या ध्यान देना है आपको, इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू। इसमें क्या होगा, पी एक्स क्यू और वाई।
तो और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको कि एफ और पी क्यू एक साथ अलग दिया होगा आपको। तो इस फॉर्म की अगर कोई इक्वेशन आती है आपके पास, कोई भी नॉन लीनियर पीडी अगर आपके पास है, तो इसके सॉल्यूशन को फाइंड करना काफ़ी आसान है। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है सिर्फ और सिर्फ पी के प्लेस पर ए पुट करने से और क्यू के प्लेस पर बी पुट करने से हमें मिल जाता है। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए कॉमा बी। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जब भी इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी नॉन लीनियर पीडी जो इस फॉर्म में होगा, तो उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जहां पर पी दिया है उसके प्लेस पर ए पुट करना है और जहां क्यू दिया है उसके प्लेस पर बी पुट करना है। इसको भी क्वेश्चन से समझ लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्व z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 2 रूट पी क्यू। सो द गिवन इक्वेशन इज z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 2 रूट पी क्यू। तो जो भी इक्वेशन है पहले आपको उसको लिख लेना है, देन उसको आइडेंटिफाई करना है ये किस केस में आ रहा है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू। तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर इस फॉर्म की अगर कोई भी नॉन लीनियर पीडी लिखी हुई है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जहां पर p दिया हुआ है उसके प्लेस पर a पुट करना है और जहां q है उसके प्लेस पर b पुट करना है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ये जो p है इस p के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, a, और q के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, b। यहाँ पर भी जो p दिखा है इसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे, a, और q के प्लेस पर b। तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहाँ p है वहां पर a पुट करना और q जहां पर होगा वहां पर b पुट करना है। इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के नॉन लीनियर पीडी हैं जिनका सॉल्यूशन हम बिना जनरल मेथड को अप्लाई किए सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट केस 3 में क्या है, इसमें देखिए इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। यानी इस तरह के इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, केवल और केवल जेड होगा, पी होगा और क्यू होगा। यानी इसमें एक्स और वाई नहीं होंगे, एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं वो यहाँ पर नहीं होंगे। तो इस केस में अगर हमें इस तरह की नॉन लीनियर पीडी का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इसके लिए कुछ एक मेथड है उसको आपको फॉलो करना है। सो मेथड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो u दिया है u के प्लेस पर आपको क्या मानना है, u बराबर x प्लस ए वाई। अब u बराबर x प्लस ए वाई क्यों मानेंगे, u बराबर x प्लस ए वाई मान के हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पर जो p है उस p की प्लेस पर हमें क्या मिल जाता है, dz बाई du, और q के लिए क्या मिल जाता है, a इंटू dz बाई du। तो u के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, x प्लस ए वाई। तो इससे हमें p बराबर क्या मिल जाएगा, dz बाई du एंड q बराबर a इंटू dz बाई du। इसके प्रूफ पर आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि u बराबर x प्लस ए वाई आपको मानना है। इसलिए मानना है कि उससे क्या होगा कि p की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, dz बाई du, और जो q है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, a इंटू dz बाई du। तो जैसे ये वैल्यू p और q की आपको मिल जाएगी, इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो p और q की वैल्यू है इसको क्या करना है, गिवन इक्वेशन जो भी इक्वेशन आपको दी गई है z p और q के फॉर्म में, उसमें p और q की वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। अब पुट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, यानी जो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको आपको क्या करना है, z और u के टर्म में सॉल्व करना है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको भी एक एग्जांपल से यहाँ समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सॉल्व p प्लस क्यू इक्वल्स टू जेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है इसमें तीन चीजें दी गई हैं, p q और z। सो द गिवन इक्वेशन इज p प्लस क्यू इक्वल्स टू जेड। अब हमें यहाँ पर ये पहचानना है कि किस फॉर्म में है। सो इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ z कॉमा p कॉमा q इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म की इक्वेशन आती है तो उसके लिए हमें क्या करना है, u बराबर क्या मानना है, x प्लस ए वाई। ये जो a है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये a आप हमेशा जरूरी नहीं कि आप a ही माने, b c कुछ भी यहाँ पर आप मान सकते हैं। ठीक है, तो u बराबर x प्लस ए वाई इसलिए मानना है ताकि हमें क्या मिल जाए, p की वैल्यू मिल जाए, और p की वैल्यू क्या मिलेगी, dz बाई du, और जो q है q की वैल्यू क्या मिलेगी, a इंटू dz बाई du।
तो जैसे ही हमें यहाँ पर P और Q की वैल्यू मिल जाएगी, इसके बाद हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें हमें पुट कर देना है। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है यहाँ पर, P plus Q equals to Z. So put the values of P and Q in the given इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है, P plus Q equals to Z। तो यहाँ पर P और Q की वैल्यू को आपको पुट करना है। उससे क्या मिलेगा, P के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आप, dz बाई du, और Q के प्लेस पर यहाँ क्या पुट करेंगे, a इंटू dz बाई du इक्वल्स टू में z। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या था, इसमें क्या करना है, जो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल रही है उसको क्या करना है, z और u के टर्म में सॉल्व करना है। यानी यहाँ को आपको वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना है, z वाले टर्म एक साइड में लिख लेने हैं और u वाले टर्म एक तरफ लिख लेना है, और दोनों को लिखने के बाद हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों में यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन क्या है, dz बाई du। तो dz बाई du अगर हमने कॉमन किया तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस a इक्वल्स टू z। अब यहाँ हम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर लेंगे, इससे क्या होगा कि z वाले टर्म एक साइड हो जाएंगे और u वाले टर्म एक तरफ। अब जैसे ही हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, उससे क्या मिलेगा, ये 1 प्लस ए क्या है, कांस्टेंट, इसे बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ du। तो 1 प्लस ए इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z कितना हो जाएगा, log z, और u का इंटीग्रेशन कितना होगा, du का इंटीग्रेशन u, और प्लस एक हमारा एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ए इंटू लॉग जेड बराबर, और ये जो u है ना, u, इस u की जो वैल्यू आपने मानी है स्टार्टिंग में, उसको क्या करेंगे आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो आप लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर रिप्लेस u इक्वल्स टू x प्लस ए वाई। ठीक है, सो इससे आपको फाइनल सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ए इंटू लॉग जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई प्लस सी। यहाँ पर सी हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्म दिख रहा है वो क्या है, इसमें क्या करना है आपको, दिखना है इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म f1 x p इक्वल्स टू f2 ऑफ y q। यानी कि इसमें क्या होता है कि x और p एक साइड होते हैं और y और q एक तरफ होते हैं। इन केस अगर x और y q हैं और अगर ये सेपरेट नहीं है, p और x एक साथ नहीं है और y और q एक साथ नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। p को x के साथ लिखेंगे और y को q के साथ लिखेंगे, तो वो हमारा केस 4 बन जाएगा। और इन इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके लिए क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सॉल्व p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो इसको हम यहाँ पर इस क्वेश्चन से समझेंगे कि इन जो केस 4 है, केस 4 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे। ये सारी नॉन लीनियर पीडी हैं, इनके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम अलग अलग केस डिसाइड किए गए हैं, जिससे हम आसानी से इनके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पर बिना जनरल मेथड को अप्लाई किए। तो अभी इस क्वेश्चन को देखिए, तो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो द गिवन इक्वेशन इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। And the above equation can be written as p square minus x equals to minus q square plus y। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस फॉर्म की हो गई है, सो द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f1 ऑफ x कॉमा p एंड f2 ऑफ y कॉमा q। देखिए इस फॉर्म का जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको क्या करना है, p को x के साथ लिख लेना और q को y के साथ लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है कि जो भी इन दोनों के इक्वल में लिख लेना, और उसके बाद एक नया यहाँ पर आपको एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर कोई भी मान लेना है। इस कांस्टेंट को मानने के बाद क्या करना है, इंडिविजुअली आपको इनको सॉल्व करके p और q की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पी स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा a, और माइनस क्यू स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए, एंड क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई माइनस ए। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, अंडर रूट एक्स प्लस ए, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट वाई माइनस ए। तो जैसे ही आपको p और q की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद क्या करना है, ये इन p और q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। बट सब्स्टिट्यूट कहाँ करना है, dz इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में।
तो डी जेड इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी कितना है हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स और प्लस क्यू, तो क्यू कितना है अंडर रूट वाई माइनस ए इंटू डी वाई। इसके बाद जैसे ही हम वैल्यू को पुट करेंगे हम अगेन क्या, अब इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस ए इंटू डी वाई। अब यहाँ पर सिंपल डी जेड का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा जेड, और यहाँ पर एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन में होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, बट ये क्या है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और y माइनस ए की होल पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब जब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो z इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा x प्लस ए की होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस y माइनस ए की होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब यहाँ पर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 और 2/3 क्या है, इन दोनों में कॉमन है तो इसको हमने कॉमन करके यहाँ पर लिख लिया। तो इस तरह से हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन हमारे केस 4 में आते हैं। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्व p इंटू ई की पावर y इक्वल्स टू q इंटू ई की पावर x। द गिवन इक्वेशन इज p इंटू ई की पावर y इक्वल्स टू q इंटू ई की पावर x। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लिख, यहाँ पर जो भी इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन ई की पावर x इक्वल्स टू में q अपॉन ई की पावर y। ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि जो भी गिवन इक्वेशन है वो किस फॉर्म के हो गए, f1 ऑफ x कॉमा p एंड f2 ऑफ y कॉमा q। तो इसमें हम देख सकते हैं कि p और x एक साथ हैं और q और y एक साथ हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के इक्वल मान लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें p और q की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम p और q की वैल्यू के लिए इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो p अपॉन ए की पावर x किसके इक्वल होगा, a के, एंड q अपॉन e की पावर y ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, a के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, p इक्वल्स टू a इंटू ए की पावर x एंड q इक्वल्स टू a इंटू ए की पावर y। जैसे ही p की वैल्यू और q की वैल्यू में मिल जाती है हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस इक्वेशन में, dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy में। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ p एंड q इन dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy। तो अभी आपने p की वैल्यू क्या देखी, यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, a इंटू e की पावर x इंटू dx, और q की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a इंटू e की पावर y इंटू dy। जैसे ही वैल्यू पुट कर देंगे हम क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, ए क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लेंगे। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ए की पावर एक्स डी एक्स प्लस ए यहाँ पर भी कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ए की पावर वाई डी वाई। अब हम यहाँ पर देखिए तो डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड ए, और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई का जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा, ए की पावर वाई प्लस सी हमारा ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों में ए कॉमन है, तो ए को हम कॉमन करके आप लिख लेंगे जेड इक्वल्स टू ए इंटू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई प्लस सी। तो इस तरह से हम यहाँ पर केस 4 की जो नॉन लीनियर पीडी है उनके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो जितनी भी नॉन लीनियर पीडी थी, तो अभी इस वीडियो में आपने ये देखा यहाँ पर कि जो नॉन लीनियर पीडी है उनको हम जनरल मेथड को बिना अप्लाई किए भी उनके सॉल्यूशन को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और उसको हमें सॉल्व करने के लिए अलग अलग केसेस बना रखे हैं, और उन अलग अलग केसेस के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोसीजर हैं। तो उस प्रोसीजर को हम फाइंड करके इन क्वेश्चंस को बिना जनरल मेथड के हम सॉल्व कर सकते हैं।